हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आर अर्थ पढ़ेंगे। द अर्थ आर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. अब अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं ये एक बहुत ही डायनामिक प्लैनेट है, बहुत ही बढ़िया प्लैनेट है. It is constantly undergoing changes inside and outside. इसके अंदर और इसके बाहर लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर क्या होता है? What is the earth made up of? और हमारी अर्थ किस चीज़ से बनी है या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब बातों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या क्या होता है वो सब हमें शो किया गया है. यहाँ पे है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल है, यहाँ पे लिथोस्फीयर है, क्रस्ट है. अब ये सब क्या है, इन सब बारे में हम अब इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे. जस्ट लाइक एन अनियन, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विच वन इनसाइड अनदर. अब क्या होता है, जैसे हमारी अनियन होती है, प्याज होती है, उसके अंदर अलग अलग लेयर्स होते हैं और हर लेयर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. उसी तरह से हमारी अर्थ भी एक अलग अलग लेयर से फॉर्म हुई होती है, जिसमें एक लेयर में कुछ है, नेक्स्ट लेयर में कुछ है. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. अब जो अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं उसको बोला जाता है क्रस्ट. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. ये बाकी सारी लेयर्स से पतली होती है, सबसे पतली लेयर होती है ये. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स. अब ये जो लेयर होती है हमारी क्रस्ट, ये जो कॉन्टिनेंटल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर केवल इसका एरिया होता है 35 किलोमीटर, और जहाँ पर ओशन फ्लोर्स होते हैं वहाँ पर केवल ये 5 किलोमीटर तक ही इसका एरिया होता है. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया. अब ये जो हमारा क्रस्ट होता है इसमें मेनली कौन कौन से मिनरल मिलते हैं? एक तो इसमें मिलता है सिलिका और दूसरा मिलता है एल्यूमिनिया. ये दो मिनरल्स होते हैं जो हमारी क्रस्ट में मिलते हैं. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल एंड SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिना. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. अब जो ओशनिक क्रस्ट होती है, मतलब जहाँ पर पानी होता है उसकी जो क्रस्ट होती है वहाँ पर सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है सिमा. SI फॉर सिलिका एंड MA फॉर मैग्नीशियम. और जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास होता है वहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनिया होते हैं. अब इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है और ओशनिक क्रस्ट क्या होती है. ये जितने भी आपको लैंड मासेस दिखाई दे रहे हैं, लैंड एरिया दिखाई दे रहा है, चाहे माउंटेन्स हैं, ये सारा एरिया कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. और ये जो वाटर वाला एरिया है ये ओशन है. ओशन के नीचे का जो भी लैंड है, जो भी एरिया है, उसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट. तो जो यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पर जो भी हमको मिनरल मिलते हैं वो मेनली होते हैं सिलिका और एल्यूमिनिया, और जो ओशनिक क्रस्ट पे मिलने वाले मिनरल्स होते हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं. जस्ट beneath द क्रस्ट इज़ द मेंटल.
which extend up to a depth of 2900 kilometer below the crust. अब हमने इस डायग्राम में देखा था, यहाँ पर सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे ये मेंटल है। मेंटल क्या होती है? मेंटल क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होती है और उसकी डेप्थ होती है, उसकी गहराई होती है 2900 किलोमीटर। नाउ द इनरमोस्ट लेयर इज़ द कोर with a radius of about 3500 किलोमीटर। अब जो इनरमोस्ट लेयर होती है हमारी अर्थ की, उसको बोलते हैं कोर, और उसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ कॉल्ड नाइफ, Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस और आयरन। अब जो हमारी कोर होती है उसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो होते हैं निकल और आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जो सेंटर पार्ट होता है अर्थ का, कोर का, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। रॉक्स एंड मिनरल्स। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थ होती है उसकी अलग अलग लेयर्स के क्या नाम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स जो कि हमारी अर्थ में मिलते हैं। किस तरह की रॉक्स फॉर्म होती है, कैसे फॉर्म होती है, और उनमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बहुत से कामों में यूज़ होते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब जो अर्थ की जो हमारी क्रस्ट होती है, जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ होता है, वो हमारी अलग अलग तरह की रॉक्स से मिलकर बना होता है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड अ रॉक। अब रॉक किसे बोलते हैं? कोई भी ऐसा नेचुरल मास, नेचुरल फॉर्म हुआ हुआ स्ट्रक्चर, किस चीज़ का? मिनरल का, दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट होता है, उसको रॉक बोलते हैं। रॉक कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। अब रॉक्स भी एक ही तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की रॉक्स होती हैं, अलग अलग कलर होते हैं, उनके साइजेस अलग होते हैं और उनका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब इन रॉक्स को भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है इग्नीशियस रॉक, इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। सेकंड होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और थर्ड होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दीज रॉक्स। व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक्स दैट फॉर्म आर कॉल्ड इग्नीशियस रॉक। अब जैसे हमारी अर्थ में से लावा निकलता है और बाहर आ जाता है, तो उसमें से जो मॉल्टन मैग्मा निकलता है वो सॉलिड हो जाता है। ठंडा होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से जो भी रॉक फॉर्म होती है उसको इग्नीशियस रॉक कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, इन्हें हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ इग्नीशियस रॉक। अब इग्नीशियस रॉक्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रूसिव रॉक्स और सेकंड होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स। Can you imagine lava coming out of from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. अब क्या होता है? वॉल्केनोस फटते हैं, उनमें से लावा निकलता है और वो क्या होता है? रेड कलर का मॉल्टन मैग्मा होता है जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बाहर आता है अर्थ की सरफेस पे। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. और जब ये molten magma अर्थ से निकल के आता है तो वो ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। Rocks form in such a way on the crust are called extrusive igneous rock। और इस तरह से हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर
जो रॉक फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के बाहर बन रहा है। एक्सट्रूसिव मीन्स बाहर, बाहर जो लावा निकल के सॉलिड फॉर्म में आ गया है और उससे जो रॉक फॉर्म हुई है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। They have a very fine grained structure. For example, basalt. एक्सट्रूसिव igneous रॉक के अंदर हमको बेसाल्ट मिलता है। द डक्कन प्लेटू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक। और जो डक्कन प्लेट्यूज हैं वो बेसाल्ट रॉक से बने हैं। समटाइम द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और कभी कभी क्या होता है, ये जो लावा होता है जितना ये बाहर निकल गया वो बन गया एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक, पर वो सारा बाहर नहीं निकलता, थोड़ा सा लावा अंदर भी रह जाता है। जब वो अर्थ के अंदर रह जाता है वहाँ पर भी एक रॉक फॉर्म हो जाती है, वहाँ पर भी वो लावा कूल होता है और रॉक फॉर्म कर देता है। तो इस तरह की जो रॉक बनती है उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। Since they cool down slowly, they form a large grain. Granite is an example of such a rock. और ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन जो है ग्रेनाइट से ही बनाए जाते हैं। अब ये तो बात करी थी हमने इग्निशियस रॉक की। अब सेकंड रॉक्स आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब रॉक्स का क्या होता है, कभी कभी जैसे अर्थ में अंदर ही कुछ इंटीरियर गतिविधियाँ चलती रहती हैं तो उसकी वजह से रॉक्स में मूवमेंट होता है, थोड़ा सा वो टूटती हैं, क्रैक हो जाती हैं, एक दूसरे से टकरा जाती हैं, या रॉक का कोई पीस, बड़ा सा पीस टूटा, वो जाके छोटी चट्टान से टकरा गया और उससे क्या होता है कि उनमें से जो उनके बड़े पीसेस होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, या उनको कह लो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water etc. अब जो ये रॉक के सेडिमेंट्स होते हैं ये हवा द्वारा या पानी के द्वारा बहकर या उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर, जहाँ तक वो उड़ सकते हैं, बह सकते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर किसी एक जगह पे जाकर जैसे वो रुकते हैं तो धीरे धीरे और भी इसी तरह से सेडिमेंट्स बाद में आते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, और ये प्रोसेस बहुत सालों तक लगातार चलता रहता है। तो धीरे धीरे वो वहाँ पे एक चट्टान का फॉर्म ले लेता है, वहाँ पे एक रॉक फॉर्म हो जाती है, और जिस तरह की रॉक वहाँ पर फॉर्म हुई है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं। These loosened sediments are compressed and hardened to form layer of rock. These type of rock are called sedimentary rock. For example, sandstone is made from grains of sand. Sandstone sedimentary rocks का एक example है जो कि grains of sand, sand के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है। These rocks may also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. और इन रॉक्स के ऊपर फॉसिल होते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो कभी उन चट्टानों पर रहते थे। Igneous and sedimentary rock can change into metamorphic rock under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. अब यहाँ तो हमने igneous और सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन देखा। अब क्या होता है, नेक्स्ट कैटेगरी आती है रॉक्स में मेटामॉर्फिक। अब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, अभी हमने देखा कि इग्निशियस रॉक ही टूट के सेडिमेंट्री रॉक बनती है। अब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों के कन्वर्जन के बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होती हैं।
और इसके लिए बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। और इसका एक एग्जांपल है, क्ले चेंज होकर स्लेट बन जाती है और लाइमस्टोन चेंज होके मार्बल बन जाता है। Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, हमारे बहुत से कामों में रॉक्स आती हैं। You use stones in many games, for example 7 stones, hopscotch, 5 stones. Find out some more such games by asking your grandparents, parents, neighbors etc. इनको रॉक्स को हम रोड्स को बनाने में, अपने हाउसेस को बनाने में, बिल्डिंग्स को बनाने में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 पिक्चर शोन की गई हैं। इसमें एक दिखाया गया रेड फोर्ट जो कि बना है रेड सैंडस्टोन से, और दूसरा है ताजमहल जो कि बना है वाइट मार्बल से। अब रॉक साइकिल क्या होती है? जैसे कि हमने देखा कि एक इग्निशियस रॉक फॉर्म हुई है, वो चेंज हो गई सेडिमेंट्री रॉक्स में, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज हो गई मेटामॉर्फिक रॉक्स में, फिर दोबारा से रॉक फॉर्म हुई। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो इस प्रोसेस को अब हम यहाँ पर इस डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमें शोन है, यहाँ पर ये एक वॉल्केनो है, उसमें से मॉल्टन मैग्मा बाहर आ रहा है, तो उसकी हेल्प से यहाँ पर इग्निशियस रॉक फॉर्म हो गई है। अब वही इग्निशियस रॉक टूट टूट के सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गई। अब वो सेडिमेंट्स एक जगह जाकर इकट्ठा हो गए और वहाँ जाकर उसने एक सेडिमेंट्री रॉक को फॉर्म कर दिया। अब ये सेडिमेंट्री रॉक से आगे जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनी, और साथ ही इग्निशियस रॉक से भी। इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स को कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होती हैं। अगेन वॉल्केनोस फॉर्म होते हैं, फिर दोबारा से रॉक्स फॉर्म होनी चालू हो जाती है, और ये प्रोसेस है, ये एक रॉक साइकिल है जो लगातार चलती रहती है। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. यही चीज़ अभी मैंने आपको डायग्राम के हेल्प से बताई है कि ये प्रोसेस चलता रहता है और इसको रॉक साइकिल के नाम से जाना जाता है। You have already learned with the molten magma cools it solidified to become igneous rock. अभी हमने पहले पढ़ा था कि जब molten magma निकलना चालू होता है, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और igneous rock फॉर्म हो जाती है। These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. अब जब ये igneous rock टूटने लगती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह इकट्ठी होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। When igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. और igneous और सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. अब दोबारा से क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, जो अभी भी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के वजह से मेल्ट हो जाती हैं और मेल्ट होकर वो एक मॉल्टन मैग्मा को फॉर्म कर देती हैं। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्निशियस रॉक। अब दोबारा से ये मॉल्टन मैग्मा कूल होता है, ठंडा हो जाता है, फिर सॉलिड हो जाता है और दोबारा से इससे इग्निशियस रॉक फॉर्म हो जाती है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स।
अब इन रॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Mineral क्या होता है? Natural substances होते हैं जिनकी कुछ physical properties होती है और एक definite chemical composition होता है. Minerals are very important for humankind, और जो कि हम humans के लिए बहुत important होता है. अगर ये मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी. सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स. कुछ मिनरल्स को हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा. अब इनमें से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें मेन है कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. उसमें क्या आता है? आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम. कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको मेडिसिन्स को बनाने में यूज़ किया जाता है, और कुछ मिनरल्स की हेल्प से फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं. इस तरह से इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या होता है, किस किस टाइप की रॉक्स होती हैं, रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं, और उन रॉक्स में से कौन कौन से मिनरल्स हमको मिलते हैं. साथ ही इस चैप्टर को रीड करके हमें ये भी पता चला कि ये मिनरल्स हमारी लाइफ के लिए कितने यूज़फुल होते हैं और ये ह्यूमन काइंड के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. जो मैंने आपको इस चैप्टर में इलेबोरेट करा है वो आपको समझ आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.